मैं बात शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस आपको बताना चाहता हूं। की हालत यहाँ पर बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा फटेहाल बदहाल यहाँ का मुसलमान भाई है। लेकिन मुसलमान ये कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भाई दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मुसलमान है वो ये कहता है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को दे नहीं सकते हैं। कहीं ललटेन दिख रहा है, इसी का बंधुआ मजदूरी करेंगे, इसी का बटन दबाएंगे। और है माध्यम से कर रहा हूं। मुस्लिम समाज के साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ सीए एनआरसी से लेकर अब तक खड़े रहे हैं। उनकी आवाज उठाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है पूरे देश में। लेकिन आज जब हम जंतर मंतर पर हमारा प्रोग्राम था, मुस्लिम समाज नदारद था। क्यों नदारद था? हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं ना। हमने तो आपसे कोई वोट नहीं मांगी ना आपने। हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। वो लड़ाई जो ईवीएम की हम लड़ रहे हैं वो तो तमाम मुस्लिम समाज की है। इस देश में अगर मोदी सरकार 2024 में जीत के आ गई, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले निशाने पर तो मुस्लिम समाज ही होगा। और है भी। मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? मुस्लिम समाज की। तो मुस्लिम समाज आता क्यों नहीं हमारे साथ? अगर जो लोग आपके सामने खड़े, आपके लिए खड़े हैं, रात दिन आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप उनके साथ भी नहीं आओगे, तो फिर कौन आपके साथ में खड़ा होगा? फिर क्या होगा? नेता विहीन समाज हमेशा मात खाता है। यह उनको सोचना है। तो मैं जो देख पाया हूं, निश्चित रूप से मुस्लिम समाज एक अच्छा समाज है, पर उसकी लीडरशिप चुनने की और लोगों के साथ में खड़े होने की जो तरीका है, बिल्कुल समझ के बाहर है। अगर चेतना की कमी है। कुछ नहीं, कोई राजनीतिक चेतना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो बुरा भी कहेंगे, वोट भी नहीं देंगे, लेकिन उनकी मीटिंग कहीं भी होगी तो आप देखिए किस तरह से भीड़ आती है अंधाधुंध। तो फायदा क्या उसका? इसके अलावा अगर उनका कोई धार्मिक फंक्शन है, केवल एक आवाज लगानी होती है मस्जिद में, और वो सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं, जहां बुलाओ लाखों की भीड़ आती है। धर्म आपका है, आप अपने घर में भी उसको अपना सकते हैं। आप जा रहे हैं धार्मिक अपने प्रदर्शन में, जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या राजनीति के बिना आपका धर्म सुरक्षित रह जाएगा? क्या राजनीति के बिना आप सुरक्षित रह जाएंगे? अगर सरकार इसी तरह से तानाशाह और अत्याचारी होगी तो क्या आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे सुरक्षित रह जाएंगे? नहीं रह सकते। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हो? अगर नहीं खड़े होंगे तो आगे कौन तुम्हारे साथ में खड़ा होगा? ये माध्यम से कर रहा हूं। मुस्लिम समाज अजून एक असेल। जो सवालात लोग पूछ रहे हैं वो हमारे ही सवालात हैं, इसलिए लोगों के मुंह से ही सुनते हैं। पहले मुस्लिम भाईचारा पूरे देश में तकरीबन 18% है। 18% एक बहुत ਵੱਡੀ आबादी ਹੁੰਦੀ है। पर ਜੇ ਤੁਸੀਂ मैं पार्लीमेंट देख रहा सी, जम्मू तो लैके हैदराबाद तक एक भी उन्हों का नुमाइंदा नहीं है। कारण एकता नहीं है, एक झंडे थले इकट्ठे नहीं है, एक उन्होंने पार्टी नहीं है। वंडे होने कारण कोई उन्होंने ताकत नहीं है। कई ऐसे हल्के है
ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 2% ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਖੇੜਿਆ ਜਾਏ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਆਈਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 103 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ थी। आ कोई सियासी पार्टी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मंच पर बैठे विदर्भा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर शकील सत्तार साहब, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा पॉलिटिकल मंच से भागती है, पॉलिटिकल लोगों से ताल्लुकात के बगैर होता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को पॉलिटिकल शख्सियत करके आइडेंटिफाई नहीं करना चाहती। लेकिन जब बात कम्युनिटी की आती है तो हमने आज उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए हम। वो मेरे दोस्त, मेरे भाई प्यारे खान साहब, जो हमें बार बार झकझोर रहे हैं। फोरम के सेक्रेटरी जनाब परवेज सिद्दीकी साहब, और आप सभी हमारे नेता, हमारे बड़े, क्योंकि अगर नाम नहीं ले लगूंगा तो तकरीबन मैं 80% लोगों के ले पाऊंगा। तो वक्त बचाते हुए आज हमने वीडियोस देखे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। जो हालात की बात हो रही है, उन हालात ने हमको मजबूर कर दिया कि इकट्ठा होकर बैठें, एक दूसरे के साथ बैठे और सोचे कि हमें करना क्या है। जो कुछ करना है वो मजमूई तौर पे करना है, अकेले अकेले नहीं कर सकते। तो फोरम ने यह तय किया कि आप तमाम की राय ली जाए और वो राय को इकट्ठा करके उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाए। तो दो लीडर्स की बात हमने सुनी है। मैं अपने लेक्चर के आखिर में बताने वाला था, वो बताऊंगा, लेकिन प्यारे भाई को बहुत ही इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ रहा है, वो मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि क्यों। तो इसलिए फिर रिक्वेस्ट की मैंने कि जो हमने सोचा था कि डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे, तो जैसा ही प्रोग्राम ख़त्म होगा उन तमाम लोगों के हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड सब तक पहुँचेंगे और फोरम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा उस रिकॉर्ड से करेगा। तो उन तमाम लीडर्स को भी हम उस तरीके से सुनेंगे। तो आज के हम टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले खराज अक़ीदत में पेश करना चाहूँगा सरद गांधी उर्फ खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। इस मुल्क को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, उस आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे
15 अगस्त 1947 को वो तमाम लोग खुशियां मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सिर्फ दो ऐसे थे जिनकी जिंदगी में, जिनकी किस्मत में, जिनके हिस्से में वो खुशियां आई नहीं। वो दो गांधी थे, एक महात्मा गांधी थे और एक सरहद गांधी थे। आजाद मुल्क का पहला आतंकी हमला हुआ और उसमें हमने महात्मा गांधी को खो दिया। पार्टीशन का बहुत पुरजोर खिलाफत करने वाले सरहद गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, पख्तून थे, उस इलाके के रहने वाले थे। आपने कहा कि जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमको गिद्धों के सामने फेंक दिया, और वही हुआ। जो आजादी का इतना बड़ा अलंबरदार था, उसको मजहब के नाम पर लिए हुए मुल्क वालों ने, पाकिस्तान वालों ने उनको जेल में डाल दिया। वो भूल गए कि इनकी वजह से हम आजाद हुए। फिर जब ये आजाद हुए तो हमारे मुल्क ने आपकी इज्जत की और आपको भारत रत्न दिया। उनको आज हम याद करते हैं, आज हमारी खराज अकीदत पेश करते हैं, और उनके स्ट्रगल से हम सीखते हैं कि हम किन के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ मजहब के नाम पर अगर हम लड़ते रहे तो क्या होगा? सिर्फ मजहब के नाम पर कोई चीज लेते रहे तो क्या होगा? और मजहब के नाम पे लिए हुए मुल्क ने उनके साथ क्या किया, और सेकुलर मुल्क ने उनको भारत रत्न दिया। मैं उनको याद करते हुए आज से आगे चलता। अभी हमने यूसुफ भाई को सुना और मेरे भाई डॉक्टर जीशान को सुना। दो व्यूज हमारे सामने आए, और यही व्यूज में हम पूरी तरह बटे हुए हैं। प्यारे भाई, हमको समझना होगा कि बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जिनको जमा करने के लिए इतनी मेहनत सबने ली, और इन्हीं व्यूज के साथ हमको सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा। जब इस प्रोग्राम की बात चल रही थी, ये काफी दिनों से पाइपलाइन में था। सबसे पहले लीड अमरावती यूनिट ने लिया हमारे, उन्होंने पक्का किया। मैं और प्यारे भाई हम दोनों जाने वाले थे, दिल्ली से भी मजलिस मशावरत के प्रेसिडेंट आने वाले थे, किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन प्यारे भाई ने नहीं छोड़ा, वो बार बार मुझे याद दिलाते थे, वकील साहब उस प्रोजेक्ट का क्या। मैंने एक और शख्सियत है जिनको इसकी क्रेडिट और जाता है, वो है हमारे इसराइल सेठ। उन्होंने भी पकड़ के रखा कि नहीं, ये टॉपिक पर आप लोगों ने करना चाहिए। अब इसराइल सेठ लीजिए, प्यारे खान साहब लीजिए, ये दोनों नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। मैं भी अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वकील को मजहब, जात और पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, क्योंकि हमको हर पार्टी के क्लाइंट के लिए अपीयर होना पड़ता है। गडकरी जी का एक लेक्चर बड़ा उसमें रहा, वायरल होता रहा, जिसमें मैं पीछे बैठा और वो कहते हैं कि हमारे वकील हैं। तो हर पार्टी के लोगों के लिए अपीयर होना पड़ता है। मैं पटोले साहब के लिए भी अपीयर होता हूं, तो वैसे ही यवतमाल के एमपी के लिए भी अपीयर हुआ, वर्धा के एमपी के लिए भी अपीयर होते हैं, तो भंडारा के भी एमपी के लिए अपीयर हुए। तो पार्टीज का कोई वो नहीं है, इसलिए कहता हूं कि मैं भी अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहता हूं। लेकिन जब बात कम्युनिटी की आती है, जब बात यह आती है कि आप कहां खड़े हो, तो फिर वो नॉन पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, सभी को उसी भट्टी से गुजरना है। सभी को वो सहना है या सभी को वो शेयर करना है। तो इसलिए हम लोग सब आपके पास हैं। यूसुफ भाई, आप कह रहे थे कि फोरम को बाहर निकलना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि फोरम ये प्योरली नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम आजादी देते हैं सभी को कि फोरम के नाम से आप प्रोग्राम कीजिए, हम आएंगे। फोरम ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूप में नहीं है। जब जब आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई ऐसा नाम चाहिए जिस पर आप प्रोग्राम लें और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ना हो, तो आप बिल्कुल लीजिए। यहां देखिए, सेक्रेटरी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, प्रेसिडेंट कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो सेक्रेटरी समाजवादी से बिलोंग करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ साहब बैठे थे,
वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, राजा बेग साहब बैठे हैं, वो राष्ट्रवादी पवार गुट से बिलोंग करते हैं, सब है। लेकिन आपको इकट्ठा होकर ही काम करना पड़ेगा। यवतमाल जिले से 2 भाई एमएलए हैं, एक एमएलए एक एमएलसी है, दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब इश्यूज फैमिली की आती है तो वो एक हो जाते हैं। ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे, तो हमने क्या बिगाड़ा है? तो हम सब साथ में, आप फोरम का नाम इस्तेमाल कीजिए, आपको आजादी है। बैकवर्डनेस की बात हो रही, हर फील्ड में हम बैकवर्ड है, यह साबित करने के लिए मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर जीशान साहब कह रहे थे कि पिछले 65 साल और अब 2014 के बाद, तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा पीछे पलट के देखना होगा। आप मेरा पीपीटी शुरू करेंगे प्लीज। हम थोड़ा सा जज करेंगे कि हम कहां थे कहां है, क्योंकि तुष्टीकरण का बड़ा इल्जाम लगता है कि मुसलमानों का बहुत तुष्टीकरण हुआ है इस मुल्क में। तुष्टीकरण यानी बहुत लाड़ हुए हैं आपको जो नहीं मिलना चाहिए था वो भी दिया गया। तो हम थोड़े से कुछ आंकड़े देखेंगे जो एसवाई कुरैशी साहब, जो एक्स इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने अपनी बुक एक पॉपुलेशन मिथ करके लिखा था, उसमें वो इंक्लूड किया था। सोनाली मैडम मिला क्या? हम देखेंगे, थोड़े से आंकड़े देखते हैं, क्योंकि आंकड़े आपको सच्चाई बताते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा कि 65 साल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक हमको इकोनॉमी भी देखनी होगी, हम कहाँ खड़े हैं, और अलग इसमें भी। तो जो अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो आपके मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को गवर्न करते हैं, वहां पे हम पिछले 65 साल में कहां रहे, प्लीज नेक्स्ट। एसबीआई में 12 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें से हम 0 हैं। एचडीएफसी में 10 है, उसमें 0 है। एलआईसी में 12 में 0। ये आंकड़े मैं 2014 के दे रहा हूं। एलआईसी में 12 थे 0, सेबी में 9 थे 0, आरबीआई में 14 होना चाहिए 0, एनएसई में 9 0। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2014 जब सरकार बदली तो हम नहीं थे। नेक्स्ट। अब प्राइवेट जो नवरत्न कंपनियां हैं, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, कोल इंडिया में कहीं नहीं है, सिर्फ एचपीसीएल में 1। नेक्स्ट। मीडिया से दोस्ती की हम बात करेंगे। मैं जानता नहीं था जीशान भाई आप वो मीडिया वाला इशू लेने वाले हैं। तो मीडिया हाउस की हम बात करें, बेनेट एंड कोलमैन यानी जो टाइम्स ऑफ इंडिया चलाता है, 12 में से 0 है। हिंदुस्तान टाइम्स 6 में से 0 है। आप देख लीजिए पूरे आउटलुक तक के हैं, आप 0 है। नेक्स्ट। सिर्फ नेटवर्क 18 में 2014 में 1 थे, अब वो भी नहीं है। नहीं, इससे पहले वाला बस। तो 2014 में ये अगर हमारी पोजीशन थी, तो इस पोजीशन के लिए मैंने सवाल किससे करने चाहिए, इसलिए मैंने शरद पवार साहब से पूछा था उस दिन कि साहब अगर आप हमको इतनी लीवरेज देते हैं, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम कहीं क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते के बाद आके मुझे, यानी हम तमाम को जवाब देंगे। बहुत रिमाइंडर्स दिए गए हैं, शकील भाई दिए ना रिमाइंडर्स, पर नहीं आया। खैर, सिर्फ उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम। जब 1947 में पार्टीशन हुआ, हमारी बदकिस्मती से, उस वक्त सर्विसेज में हमारा परसेंटेज जो था वो तकरीबन 40% था। आज कितना है? हम शिकायत करते हैं कि एजुकेशन में हमारा परसेंटेज नहीं है, हम शिकायत करते हैं एम्प्लॉयमेंट में हमारा परसेंटेज नहीं है। तो 2014 को अगर हम एक मार्किंग लाइन समझें, तो उससे पहले जो था हमारा परसेंटेज, उसके लिए हम सवाल किससे करेंगे?
और क्यों नहीं करेंगे? अगर हम सवाल नहीं करते हैं तो हम तो है ही नहीं। तो इसलिए हमको सवाल करने हैं 2014 की पोजीशन की उन लोगों से और 2014 के बाद की इन लोगों से, और फिर दोनों का मिला के हमको अपने आप से कुछ सवाल भी करने होंगे कि भाई अगर सब फील्ड्स में हम बैकवर्ड चल रहे हैं तो फिर हम हमारे अपने लीडर्स से सवाल कर रहे हैं क्या कि भाई आपसे कोई गलती हो रही है, हमको गलत तरफ तो नहीं ले जा रहे आप? तो अब कुछ और डेटा हम देखते हैं। तो महाराष्ट्र में 11.24 करोड़ लोग हैं, जिसमें से हमारा 11.56% है। हम ये तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारे 11.56% एमएलए होना चाहिए प्यारे भाई, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर हमारा रहा 1999 में, जब यूटी सरकार जाके विलासराव देशमुख साहब की सरकार आई थी और यवतमाल में हमने एक बड़ा प्रोग्राम लिया था उस टाइम और सारे इश्यूज रखे थे विलासराव देशमुख को पहली मर्तबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बुला के। इलियास साहब को याद होगा, सैयद फारूक साहब है, लोखंडवाला साहब है, आप लोगों को याद होगा, एक बड़ा प्रोग्राम लिया था और ये सारे इश्यूज रखे थे। जो सवाल उस वक्त थे वो तमाम सवालात आज भी है। तो 1999 में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13 आमदार हुए थे। उसके बाद 2014 में 9 हो गए, 2019 में 10, एक बड़ा है। अब अगर देखें हम तो नसीम खान साहब जो पहले मिनिस्टर हुआ करते थे वो सिर्फ 409 वोटों से गिरे, सिर्फ 409 वोट कम पड़े उनको, और वहां पे एमआईएम और वंचित आघाड़ी का कोई ना कोई मुसलमान खड़ा था जिसने बहुत थोड़े से वोट लिए, लेकिन इतने वोट लिए कि काफी रहे नसीम खान साहब को। लेकिन बरखिलाफ अब्दुल सत्तार साहब जो आज मिनिस्टर है वो कांग्रेस से चुन के आए थे, कांग्रेस ने वो टिकट नहीं दी, वो शिवसेना में गए, फिर से चुन के आए, शिवसेना से अब वो शिंदे गुट के साथ गए और मिनिस्टर बने हुए। ही इज इन पावर। 2014 से 19 कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं था, लेकिन 2019 में जब महाविकास आघाड़ी आई तो 4 मुसलमान मिनिस्टर बने और पहली मर्तबा महाराष्ट्र के हिस्ट्री में 3 कैबिनेट मुसलमान आए। उससे पहले 3 कैबिनेट एक साथ कभी नहीं रहे। यह महाराष्ट्र की पोजीशन। अभी परवेज भाई कह रहे थे कि हम लोग असर कितने मतदार संघ पर करते हैं महाराष्ट्र में, तो सिर्फ हमारे असर से क्या होता है। अभी मैं बाहर बात कर रहा था, मुबारक तंवर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, यवतमाल जिला परिषद के आप उपाध्यक्ष थे, उनके मतदार संघ में कितने मुसलमान थे, लेकिन वो चुन के आए, उपाध्यक्ष बने। तो आसाम एक स्टेट है इंडिया का जहां 35% के आसपास मुसलमान है, 126 आमदार है वहां पे, जिसमें से सिर्फ 32 चुन के आए। 35% के हिसाब से तो वहां 50 कम से कम होना चाहिए था। बीजेपी ने वहां पे कुल 6 टिकटें दी थी मुसलमानों को, उनमें से कोई भी चुन के नहीं आया। केरला में 27% है, 140 में से 32 है आमदार। और हमारा पड़ोसी स्टेट जहां पे अभी अभी इलेक्शन हुए, बड़े जोश में हमने वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो है तेलंगाना। क्या है, मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि आंकड़े अपने आप में बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है हमको, बहुत सारे वर्ड्स यूज नहीं करने पड़ते। तो तेलंगाना में कांग्रेस ने 6 सीटें दी थी मुसलमानों को, बीएसपी ने 7, बीआरएस ने 3, कांग्रेस के 64 चुन के आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। बीआरएस के 39 चुन के आए, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। बीएसपी को छोड़ दीजिए, 12.6% है हमारा वहां पे, 173 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें से 9 शायद एमआईएम के थे, उसमें से 7 चुन के आए एमआईएम के। तो हमारा वोट शेयर जो है, क्या ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, नंबर 1 आपको टिकट नहीं दे रही,
नंबर 2, कुछ टिकटें देके आपके पूरे वोट्स ले रही। नंबर 3, हमारे वोट तो वहां कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन उनके वोट आपके लिए कन्वर्ट नहीं हो रहे। क्या ऐसे हालात है? तो इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है प्यारे भाई? इसका जवाब हमको ढूंढना होगा। मैं सिर्फ हमको इसके लिए जिम्मेदार नहीं समझता हूं, मैं मानता हूं कि शायद हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस में कुछ तो गड़बड़ हो रही। क्या कोई पार्टी, जैसे यूसुफ भाई ने कहा, हमारे बाप दादा की है? क्या किसी पार्टी ने हमको खरीद के रखा है? क्या किसी पार्टी ने हमको बांध के रखा है या किसी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, बॉन्ड है, कुछ है? क्यों पूरे मुल्क में सिर्फ हम ही हैं जो उन पार्टियों की लाशें उठा के चल रहे हैं? क्या हम ही हैं जिनको दीवार के तौर पे खड़ा कर दिया है हमेशा के लिए कि आप ही हो बीजेपी को हराने के लिए? यानी निशाने पर हम ही क्यों? और जब पावर में जाने की बात आती है तो हमको तो निशाने पर आपने रख दिया लेकिन पावर में शेयरिंग नहीं दिया। जब महाराष्ट्र में एक राज्यसभा देने की बात आती है तो आप यूपी से एक शायर को ले आते हो। इसका जवाब कौन देगा? किसी को तो देना होगा, क्योंकि आप हमारे वोट ले रहे हो। तो ये सारे सवालात के जवाबात तो ढूंढने के लिए हम यहां जमा हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस अनकरीब है। जुडिशरी की बात हुई, उसका भी डेटा मैं देता चलूं। जुडिशरी का भी डेटा इत्तेफाक से था जीशान साहब मेरे पास। पूरे इंडिया में 601 हाईकोर्ट जजेस हैं। 2014 में सिर्फ 26 मुसलमान थे और सुप्रीम कोर्ट में तो शायद एक का हमारा कोटा है। एक 1.5 साल का अरसा छोड़ दिया जाए तो हमेशा ही हम एक ही रहे। हाँ, इससे पहले कुछ 3-3 रहते थे, लेकिन पिछले 20 साल में तकरीबन एक ही रहते हैं हम। जबकि एससी सुप्रीम कोर्ट में जजेस 6 है, 3 है, सॉरी। तो इन सवालात के जवाबात भी आपको ढूंढना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको मुंह से भी बोलती है कि हम खिलाफ है और खिलाफ में काम करती है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपको पुचकार के रखती है लेकिन काम कुछ नहीं करती, फिर से खिलाफ में काम करती है। अगर श्री कृष्ण आयोग के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर देती है वो सरकारें, तो आज सरकार में बैठे हुए कितने लोग वहां होते हैं, है ना? तो ये सारे सवालात हैं जिनके हमको जवाब ढूंढना है और अपना रास्ता तय करना है। तो मैंने जो देखा प्यारे भाई, मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब एक है कि हमने कुछ चीजें हमारे बुजुर्गों की नहीं मानी। अभी एक फोटोग्राफ चला रहे थे आप एडवोकेट एस के काजी साहब का, मैं अक्सर कोट करता हूं उनको, क्योंकि विदर्भ से वो इकलौते कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने 22 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था कि मैं जो फ्यूचर देख रहा हूं इंडिया में मुसलमानों का, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बोला था, रिकॉर्डेड है, कि इसके बाद इलेक्टेड सीट्स पर और एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों का परसेंटेज कम होता जाएगा, क्योंकि जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमने चुना है। तो यह जिम्मेदार यहां की हुक्मरान पार्टी की होगी, उस वक्त कांग्रेस की थी, कि वो देखे और सेफगार्ड करे कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये उनकी पेशन गोई थी, लेकिन हमने इस पर बिल्कुल नहीं सोचा, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने जो लूज किया, हमने उस वक्त नेहरू जी को लीडर मान लिया, हमने उस वक्त उसके बाद में सारे लीडर्स के नाम परवेज भाई ने लिए, वो सारे लीडर्स मानते चले गए, लेकिन हमने हम में से किसी को भी अपना लीडर नहीं माना। तो आप बार्गेन कैसा करेंगे?
जब तक कि हम यूसुफ भाई को अपना लीडर नहीं मानेंगे, वो हमको बेच के कैसे आएंगे कौम को? क्यों यूसुफ भाई? तो अगर बिकना ही है तो किसी अपने के हाथों बिके। छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो आज जो हम फेस कर रहे हैं वो किसी हम में से किसी एक को हमने लीडर नहीं मानने की वजह से कर रहे हैं। आज जितने हम हैं तकरीबन उतने ही हमारे बौद्ध भाई है महाराष्ट्र में, या शायद हम थोड़े से ज्यादा है उनसे, एससी यानी पूरे बौद्ध नहीं। लेकिन उनका एक लीडर बिल्कुल पूरी ताकत से बोलता है कि हमको इतने सीटें आप दीजिए महाविकास आघाड़ी, और महाविकास आघाड़ी देने के लिए तैयार होती है उतनी सीटें उनको। हमारी कोई चर्चा ही नहीं होती। उनमें का दूसरा लीडर एनडीए के साथ में, बीजेपी के साथ में, वो बोलता है कि मुझे 2 सीटें कम से कम चाहिए एमपी की और एमएलए की इतनी सीटें चाहिए, वो उसको देने के लिए तैयार होती है। हमारी बात कौन करेगा? हम सोचते हैं कि हमारी बात कांग्रेस के वो लीडर करेंगे, हम सोचते हैं कि हमारी बात बीजेपी में जो आज लीडर्स है वो करेंगे, लेकिन उनमें से हम कौन है? हमको हमारी भी तो तलाश करनी होगी। तो जब तक कि आपका कोई भाई वहां बैठ के आपकी बात नहीं करेगा, तब तक कि आपका भलाई नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जब वो भाई पीछे पलट के देखे तो हम वहां मौजूद होने चाहिए। तो वो वहां शहीद हो जाता है। कई नेताओं को हमने शहीद किया ऐसे। आखिर अंतुले साहब को बोलना पड़ा था कि मैं भवानी तलवार लाने जाने वाला हूं, नहीं तो शहीद हो गए। तो कुछ सवालात जो मेरे दिमाग में आते हैं हमेशा, क्योंकि जब से आप लोगों ने इस काम पे लगाया तो बहुत सोचना पड़ने वाला था। तो सबसे पहला सवाल यह है, क्योंकि उसको हमने फेस किया था आर्नी दिग्रस मतदार संघ में, जब ख्वाजा बेग साहब इलेक्शन लड़े थे। जनाब अफजल बेग साहब यहाँ मौजूद है, उस टाइम अलमबरदार थे उस इलेक्शन के। तो 125 वोट से गिरे थे जी, 126 वोट से गिरे थे वो भी आने वाले थे, लेकिन अभी आयरलैंड गए हुए हैं। तो वो जब 126 वोट का हम लोग हिसाब लगाने लगे तो पता चला कि आर्नी के एक मदरसे से लोग गए ही नहीं वोटिंग के लिए, या गए तो उनके खिलाफ दिए, क्योंकि वो दोनों एक मसलक के नहीं थे। यानी मोहम्मे की कोई बात नहीं है, जो सबको पता है। अनीस अहमद 6 वोट से आ रहे थे, तो उसका भी हिसाब लगाया तो वही निकला उसका जवाब। तो इन प्यारे भाई, इन मसलक के झगड़ों से हम कैसे ऊपर आएंगे? नहीं, तो ये जो मसलक के झगड़े हैं, तो एक बड़ा पुराना पॉलिटिकल साइंस का रूल है जो यूरोप में जब इस्तेमाल हुआ तो यूरोपियन लोग बड़े खुश हो गए और यूरोप बहुत प्रोग्रेस किया, यूरोपियन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया। वो ये था कि चर्च और क्राउन को आप अलग कीजिए, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप को आप अलग कीजिए प्लीज। वरना जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद जब मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स गए थे, और वहां यह पता चला था कि उन रिलीजियस लीडर्स गए थे। उन रिलीजियस लीडर्स ने हमारी तो बात की नहीं, वो अपने पैकेट्स ले गए थे, मेरे रिश्तेदारों के ये काम है या मेरे मदरसों के ये काम है। वहां जो मौजूद था मैं उनको कोट कर रहा हूं। तो रिलीजियस प्रॉब्लम्स बहुत अलग है, सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता कि हमको नॉन रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो हम में से हो, जब तक कि ये एक मेरा अपना सॉल्यूशन, तो मसलकों से हम बाहर निकल पाएंगे। वरना मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता कई लोगों को बुरा लगे, कि मसलक ये अपनी अपनी एक
मार्केटिंग कंपनी है सबकी, जिसके उनको ग्राहक बढ़ाने हैं, जिसके पास जितने ग्राहक उसको उतनी ज्यादा प्रॉफिट, और उसलिए वो चल रहा है और हम ग्राहक बने फिर रहे हैं। दूसरा, पूरे इंडिया में अभी राजस्थान में खासतौर से और यूपी में अगर देखें तो जो मुस्लिम्स जहां ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं या ज्यादा नंबर में मतदार संघ है, उतने दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारा जाफरनगर, एक भी कॉरपोरेटर मुसलमान चुन के नहीं आता, क्योंकि वहां सारे मुसलमान हैं और सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं। 4-5 लोग बोलते भाई तेरे लिए तो ये मोहल्ला भी पैक है, वो मोहल्ला भी पैक है, सब पैक करके आ गए, और जब डब्बे खुलते हैं तो सब पिछड़े हुए और कोई एक जो दूसरा खड़ा है वो चुन के आ गया। तो ये एक दूसरा है प्यारे भाई, जो हमारा डिवीजन ऑफ वोट्स, सब एक ही जगह खड़े हो गए। तीसरा जो मैंने पहले कहा कि पहले तो पार्टियों ने टिकट दिया नहीं, फिर दिया तो अपने वोटों को कन्वर्ट नहीं किया, तो हम उनसे कहीं तो भी बार्गेन करने में फेल हो गए कि हमारे इतने वोट्स मिल रहे तो आपको अपने वोट्स बताने पड़ेंगे, वरना हमारे वोट्स आपको नहीं मिलेंगे। इस्लाम खतरे में है, इस नारे के साथ ही हम वोट देने जाएंगे तो फिर वही होगा जो हमेशा होता है। तीसरा, सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम लेने की वजह जो थी सबसे बड़ी, वो ये थी कि अभी अभी हाल में नागपुर में कांग्रेस के 2 बहुत बड़े प्रोग्राम हुए। मैं कांग्रेस बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा वोट हमने उन्हीं को दिया और उन्हीं को देते हैं, करके हिसाब उन्हीं से लेना है। और इन दोनों प्रोग्राम में स्टेज पर कोई भी मुसलमान नेता पद नजर नहीं आया। क्या पूरे नागपुर में, पूरे विदर्भ में इस काबिल कोई नेता ही नहीं था मुसलमान कि उसको आप स्टेज पर बिठाते? उनको अजहर हुसैन साहब नजर नहीं आ रहे थे, उनको अनीस अहमद साहब नजर नहीं आ रहे थे, उनको खतीब साहब नजर नहीं आ रहे थे, एसक्यू जमा साहब नजर नहीं आ रहे थे, वजाहत मिर्जा अभी हाल में एमएलसी है वो नजर नहीं आए थे। तो आप हमको इज्जत नहीं देना चाहते, या आप ये सोचते हैं कि इनको नहीं भी दे तो ये हमारे साथ आएंगे? तो क्या हमको, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, आयत नंबर मुझे याद नहीं, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने सबको इज्जत दी है, हर इंसान को इज्जत दी है। तो क्या हम इज्जत नहीं है, हम इंसान नहीं है? क्या हमको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? तो जो बेगानी शादी में हम क्यों अब्दुल्ला होंगे? बाजा बजा के वापस यूसुफ भाई ने बोला। तो ये इस खोई हुई इज्जत को हमने कैसे वापस लाना है? जिस वक्त मुल्क आजाद हुआ था तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्या कांग्रेस उनको सेलिब्रेट करती है? क्यों नहीं करती? तो इस सवाल का जवाब तो मैं कांग्रेसियों से ही चाहूंगा। तो इस इज्जत को हम कैसे वापस लाएंगे? पहले दूसरा, जब हमारा वहां कोई नेता ही मौजूद नहीं है तो फिर टिकटों का मामला आता है। तो हमको कितनी टिकटें चाहिए यह बताने के लिए भी हमको किसी न किसी को भेजना होगा, और उसके बाद में अगर टिकट मिल जाती है तो एक दूसरा सवाल मेरे जहन में आता है। आजकल मैं सुनता हूं कि इलेक्शंस बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए इलेक्शंस, तो फंडिंग का क्या करेंगे? कम्युनिटी को सोचना होगा। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, रिप्रेजेंटेटिव भेजना बहुत जरूरी क्यों है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तमाम बहुत समझदार हैं। लेकिन पॉलिसीज में जो इफेक्ट आता है, जैसा सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि आपकी जो स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। पिछले कई सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट ने मौलाना आजाद महामंडल को पैसे ही नहीं दिए थे, वो अभी मिले इस गवर्नमेंट में। हम बोलते थे कि स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ाओ, कांग्रेस वाले बढ़ाते नहीं थे, वो शिंदे गवर्नमेंट ने बढ़ाई। हम ये भी नहीं भूल सकते। वक्फ बोर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज, लेकिन तो जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं
तो आपको इफेक्ट होता है पॉलिसीज में। जो मिलता है वो इत्तेफाक से मिल जाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पहुंचाना है तो आपको उनको फंडिंग करना पड़ेगा। तो हमको तय करना है कि नेता कौन से मतदार संघ से लड़ाएंगे, किस पार्टी से टिकट लेंगे, और उसको आमदार या खासदार हमको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा इशू जो मेरी नजर में है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। आपके पास लीडर नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बड़ा अच्छा कोट सोनाली ने ढूंढ के निकाला था, अगर वो है तो हम एक बार सबको बता देंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मुसलमानों के लिए कहा था कि द साल्वेशन ऑफ द मुस्लिम्स लाइज इन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेट लीडर्स who are not only true to their faith but also passionate about uplifting their community through education, empowerment and social reform। अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो कहते हैं कि मुसलमानों की नैया को अगर तारना है तो वो सिर्फ उनकी उस एबिलिटी में होती है, उनकी उस ताकत में है कि वो खुद का लीडर, खुद में से जो मुसलमान भी हो, अपने मजहब को भी मानने वाला हो और साथ में अपनी कम्युनिटी को एजुकेशन में एम्पावर करने वाला, सोशल रिफॉर्म करने वाला भी हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये तकरीबन 1948 या 49 में बोला था, जब उन्होंने एक बुक लिखी थी पार्टीशन पर। तो हमको ये सोचना होगा कि हम में से हम कितने लीडर पैदा कर रहे हैं। आज से हमको तय करना होगा कि हम में से हम लीडरों को खत्म करना बंद करें, ये पूछना बंद करें कि तुमने हमको कहां बेच के आए। उसके बगैर मुझे नहीं लगता है ना, मेरी नजर में कोई दूसरा सोल्यूशन ही नजर नहीं आता। जब तक कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक के हो नहीं सकता। तो मैं कह रहा था कि हमने प्यारे भाई को लाया आज, पकड़ के ही लाया, लिटरली। वो तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि आपको क्या सपोर्ट चाहिए वकील साहब, हम करेंगे। मैं बोला नहीं, हमको सबसे पहले सपोर्ट ये चाहिए। क्योंकि हमेशा एक जनरेशन के साथ में लीडरशिप चेंज होती है, लीडरशिप का तरीका चेंज होता है। हमने देखा कि 2014 से कंटिन्यूअसली मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, मुसलमानों का अदराइजेशन जिसे कहते हैं, कि उनको बाकी लोगों से अलग करने की कोशिशें हो रही थी और उसमें हर चीज पे तनकीद होती है। आप सांस लीजिए तो तनकीद, आप खाइए तो तनकीद, आप पीजिए तो तनकीद। उस पर करने वाली एक टीम, आईटी सेल पूरा काम करता था। ऐसे वक्त में एक उम्मीद की किरण के तौर पे अचानक हमको प्यारे भाई मिले। अचानक एक दिन खबर आई कोविड के दौरान कि नागपुर में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, और दूसरे दिन खबर आई कि प्यारे खान ने अपने जेब से 85 लाख रुपया खर्चा करके नागपुर और इतराफ के इलाकों को ऑक्सीजन भेजा है। उससे पहले मेरी और इनकी कुछ मुलाकातें हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। मैंने इमीडिएटली अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया ये खबर, और उस पे जो दूसरे मज़ाहिब वालों के रिएक्शंस मिले तो मेरे समझ में आया कि डू गुड यू विल गेट गुड। आप अच्छा कीजिए, आप तक के अच्छा आएगा। ऐसा है कई काम। फिर मैंने जब इनके बारे में रिसर्च किया तो पता चला, अरे ये तो छुपे रुस्तम है। प्यारे खान साहब ने अपना बड़ा हम्बल स्टार्ट किया था एक ऑटो के साथ में। आज आप अश्मी नाम से बहुत ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाते हैं जिसमें सैकड़ों आपके ट्रक्स, टोल्स, ये बिजनेस का उनका सक्सेस है। लेकिन उसके साथ ही आप अभी बाबा ताजुद्दीन दरगाह ट्रस्ट के चेयरमैन भी है और वहाँ का काम भी हम देख रहे हैं, बड़ा सराहनीय है। लेकिन मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा था वो ये था कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, जो मैनेजमेंट की टॉप की हमारी इंस्टीट्यूट है, उसके वो अवार्डी है। मैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि स्कूलिंग के बाद में उन्होंने सीधा IIM ही पढ़ा है, बीच में कुछ नहीं पढ़ा। तो उनके ये एक्सपीरियंसेस
और हम लोगों से यह बात छुपी नहीं थी कि आज जो पावर में पार्टी है उससे प्यारे भाई बहुत करीब है। जो सच है वो सच है। और जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो दो खबरें मिली। पहली खबर मिली, आपके जो समधी है वो हमारे दोस्त है, उन्होंने एक फोटो भेजा जिसमें प्यारे भाई प्रधानमंत्री के बाजू में खड़े अकेले। तो फिर पता किया तो हाँ 1-to-1 मीटिंग थी। और परसों एक खत मिला जो अभी स्क्रीन पर है, यानी ये खुशी की खबर मैं शेयर करते हुए खत्म करने जा रहा अपनी बात, कि पूरे इंडिया से माइनॉरिटीज जो अलग अलग है उसके 20 लोग चुने गए, जो खुद एमपी नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में उनको इनवाइट किया गया है। और कल उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर और राज्यसभा के चेयरमैन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ रखी गई है। वो ये इनविटेशन है प्यारे भाई को आया है हमारे। तो इसलिए उनको, तो जो बाहर से मैनेजमेंट के तौर पे देखता है, तो ये सवालात के जवाबात हमको उनसे भी तो लेने पड़ेंगे। जो पॉलिटिक्स में है आज वो वहां पे बिजी हो चुके। हम लोग भी कई दिनों तक के पॉलिटिक्स को करीब से देखा है करके कहीं ना कहीं हमारी सोच जाके रुक जाती है। लेकिन जो बाहर से देखता है उसकी सोच को हमको समझने की जरूरत है। पहले जो 3 वीडियोस हमने बताए आपको, वो इसलिए था कि लोग हमसे सवालात क्या कर रहे हैं। तो जो पीके का, प्रशांत किशोर का पहला वीडियो आपने देखा, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं इन 3 वीडियो की बात करके। तो प्रशांत किशोर का यह सवाल था कि आप लोग कब तक के ठगे जाते रहोगे। एमपी में हमने कांग्रेस को पिछले इलेक्शन में खूब जम के वोट्स दिए। ईवीएम की बात होती है कि ईवीएम की छेड़छाड़ से हमारे वोट्स बीजेपी को जा रहे हैं। अरे वो तो पूरे के पूरे एमपी कांग्रेस के चले गए बीजेपी में। तो ईवीएम की मशीनें नहीं, वो तो पूरे ट्रक से ले गए। सेम हालत गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो हमारे वोटों से आप चुन के आए और उसके बाद में अपने आप का आपने सौदा कर लिया, तो बेहतर यह नहीं होगा कि हमारे वोटों का डायरेक्ट सौदा हो पार्टियों से। तो पीके की बात को हमने ध्यान में देना चाहिए। और उसने कहा था कि पलटू राम कब पलटी मारेंगे, तो हमने देख लिया कि उनके वीडियो के बाद पलटी मारा है। दूसरा, बादल साहब थे जो इससे पहले सीएम थे पंजाब के, वो कह रहे थे कि हमारा देखो परसेंटेज इतना कम है लेकिन हमने फिर भी टिका के रखा है अपने इतने एमपीज। तो अगर उनको देखें आप, तो आप एक बात समझ लीजिए, वो भी माइनॉरिटी के हैं, वो भी माइनॉरिटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करते, लेकिन वो जानते थे कि किसके साथ खड़ा होना है। तो जैसे ही एनडीए आने लगा वो एनडीए के साथ चले गए। जैसे उनको लगा कि पंजाब के हालात अब बदल रहे हैं, वो लोग वोट नहीं देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपने आप को गुलाम नहीं बना के रखा, बांध के नहीं रखा। तीसरा वीडियो था, ये एक सीरियस बात है, ये अपनी आज की मीटिंग से थोड़ा सा बाहर का है, वो मैं करना चाहता हूं। क्या था, बड़ा जालिमाना कानून एक लाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो था सीएए का, एनआरसी, जिसका खिलाफ में हम लोग तमाम लोग खड़े हुए। और सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे साथ में यहाँ के सेकुलर जहनियत वाले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े, कंधे से कंधा लगा के नहीं बल्कि हमसे आगे रही हो। फिर वो खत्म हुआ, कोविड आ गया उसके बाद। तो आज जब उनकी कोई भी एक्टिविटीज चलती है जो सारी माइनॉरिटीज को फायदा पहुंचाना चाहती है या मुल्क की डेमोक्रेसी को टिका के रखना चाहती है, तो वो अक्सर पूछते हैं, यार उस वक्त तो तुमने हमको साथ में लिया लेकिन आज तुम लोग कहां हो, हम उनके साथ में नजर नहीं आते। तो ये सवाल, ये शिकायत क्यों है, ये कम्युनिटी को सोचना होगा। क्या हम इतने सेल्फिश हो गए कि जो लोग उस वक्त हमारे साथ थे उनके साथ हम नहीं जा रहे। 26 तारीख को नागपुर में एक बहुत बड़ी रैली निकली थी। मैं खुश हूं ये कहते हुए कि उसमें मैंने तकरीबन 300 मुस्लिम बहनों को हिजाब के साथ देखा था। वो संविधान बचाओ के लिए थी, वो ईवीएम के सवाल करने के लिए थी। तो इस टॉपिक के बाहर का है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो हमको अपनी वो इमेज बचा के रखनी है कि हम सबके साथ आते हैं। तो आखिरी बात,
अगर आप लोगों से सेकुलरिज्म की उम्मीद करते हैं तो आपको सही मायने में सेकुलर होके आगे आना होगा। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी।
नया फोन